सिक्स स्टैंडर्ड जनरल साइंस का चैप्टर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचुरली अवेलेबल हैं, जिनमें आते हैं एयर वाटर और लैंड, उनके बारे में देखना है। एयर को ही हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, वाटर को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर और लैंड को बोलेंगे लिथोस्फीयर। ये एयर वाटर और लैंड इसको मिला के बनता है नेचुरल रिसोर्सेज। इतने नेचुरल रिसोर्सेज अपने अर्थ पे हैं। उसके बाद इसी के साथ लिविंग थिंग्स में आएंगी दो चीजें, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये लिविंग थिंग्स दोनों और ये एयर वाटर एंड लैंड, ये सब मिला के एडिशन की साइन ली है। इसका मतलब ये और ये दोनों को ऐड करके बनेगा बायोस्फीयर, मतलब पूरी अपनी अर्थ। तो अर्थ पे क्या क्या प्रपोर्शन में लैंड और वाटर प्रेजेंट है वो देखना है। सिर्फ 29% लैंड प्रेजेंट है और बाकी बचा हुआ 71% पूरा पानी है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी स्टडी करेंगे हम एयर को। एक एक नेचुरल रिसोर्सेज को हमें स्टडी करना है। पहला है एयर, मतलब ही एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर मतलब जो अर्थ है, अर्थ एक स्फीयर है और उसके अराउंड में एटम्स का स्फीयर है। एटम्स का स्फीयर इसलिए उसको बोलेंगे एटम स्फीयर। कौन से एटम्स? गैशियस एटम्स का स्फीयर। तो अब वो एटमॉस्फेयर के भी कुछ लेयर्स है, जैसे कि सबसे नियर अर्थ के है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, फिर अर्थ से हम अल्टीट्यूड हायर हायर करते जा रहे, दूर दूर ऊपर जा रहे, तो मिजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ 80% ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में जितने भी गैसेस होते हैं उसमें से 19% प्रेजेंट रहेंगे। फिर मिजोस्फियर में कम, आयनोस्फियर में कम और एक्सोस्फियर में नहीं होते। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। इसमें से जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे एक मेन चीज रहेंगी जो है अपना ओजोन लेयर, उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो अपने ये एटमॉस्फेयर में गैसेस जो मैंने बताया, तो कौन सी गैसेस प्रेजेंट है वो हमें देखना है। तो जैसे कि आप आपके बुक में देखना पेज नंबर 2 पे कुछ गैसेस दिए और उनके यूजेस दिए हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हेल्प करेगा प्रोटीन और अमोनिया बनाने में, जो एयर टाइट पैकेजिंग में यूज़ होगी। उसके बाद ऑक्सीजन, जो हमें रेस्पिरेशन के लिए लगता है और कंबस्टन के लिए, मतलब हमें कोई भी चीज़ अगर जलानी है तो उसमें ऑक्सीजन रहना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को लगता है अपना फूड बनाने के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होगा। उसके बाद एर्गॉन है जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होता है। उसके बाद है हेलियम जो यूज़ होगा लिफ्ट इन एयरशिप्स जनरेट करने को, और जो नियॉन है वो डेकोरेटिव लाइट्स के लिए यूज़ होगा या फिर स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। फिर है क्रिप्टॉन जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ होता है, जैसे शोरूम में लाइट्स लगते हैं कम पावर लेके ज़्यादा लाइट देने वाले, उनको बोलेंगे हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। वो लाइट्स में रहेगा क्रिप्टॉन। फिर है जेनॉन जो यूज़ होगा फ्लैश के लिए, फ्लैश फोटोग्राफी के लिए। तो ये हो गए कुछ गैसेस जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलेंगे और उनके यूजेस। और यहाँ पे जो बुक में अगर आप देख लोगे तो कौन सा गैस कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है वो आपको समझ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो ये जो सारे गैसेस हमने देखे, अगर इनके प्रपोर्शन में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब कोई अगर ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। द इम्बैलेंस इन द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो अगर एयर पोल्यूशन होगा तो कौन से गैसेस रिलीज होंगे, जैसे कि NO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सूट। तो ये सब चीजें आएंगी एटमॉस्फेयर के एयर पोल्यूशन के कॉजेस में, ये सारे गैसेस। फिर आएंगे ओजोन लेयर पे। जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट रहेगा अपना ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को ही हम O3 भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर के लोएस्ट पार्ट, मतलब जो और अर्थ सरफेस के करीब रहेगा ऐसे पार्ट में प्रेजेंट रहेगा ओजोन लेयर। अब क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? यह हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो हार्मफुल होती है अपने स्किन के लिए और जो सन की तरफ से आती है, उनको जो ओजोन लेयर होता है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, कुछ गैसेस जैसे CCl4 और CFC। CCl4 मतलब कार्बन और 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्रा क्लोराइड, इनकी वजह से, और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो AC और रेफ्रिजरेटर में से आते हैं उनके वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे ओजोन डिप्लीशन। तो हमें ये चीज नहीं होने देनी है। अगर वहां पे होल आया तो हार्मफुल गैसेस अंदर आएंगी, अर्थ पे आएंगी, जिसकी वजह से हमको स्किन डिसीज हो सकती है।
तो हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। तो ओजोन प्रोटेक्शन डे कब आता है? 16 सितंबर को। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट पार्ट है वाटर। वाटर ये सेकेंड नेचुरल रिसोर्स हमें अभी देखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों लिखा है? वी मतलब वेरी और आई एम पी मतलब इम्पॉर्टेंट। तो वाटर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हमने कितना ड्रिंक कितना करना चाहिए? 3 से 4 लीटर पर डे हमने पानी ड्रिंक करना चाहिए, ताकि अपने बॉडी के जो फंक्शंस है वो स्मूथली हो सके। तो जो हाइड्रोजन है, इफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, इफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन वाटर विल गेट प्रोड्यूस्ड। तो पानी बन गया, H2O मतलब पानी। अब ये पानी मतलब वाटर के 3 स्टेट्स मिलेंगे हमको अर्थ पे। एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड स्टेट में आएगा आइस बर्फ, लिक्विड में आएगा अपना पानी, और तीसरा गैसियस स्टेट में आएंगे वाटर वेपर। फिर तीसरा पॉइंट देखना है, पानी के पास कोई कलर नहीं होता, इट हैज नो कलर नो ओडर, और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें चीजें ठीक से अच्छे से मिक्स हो जाती है। सॉल्वेंट है एक अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट चौथी ये चीज है कि जो ह्यूमन ब्लड, एनिमल्स का ब्लड, ये सब में पानी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स में भी पानी प्रेजेंट होता है अच्छे खासे अमाउंट में, इसलिए बोला जाता है कि वाटर इज लाइफ। फिर फिफ्थ पॉइंट ये है कि वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमतरता क्यों होती है। तो 3 चीजें हैं। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन, जितने लोग रहेंगे उतना सबको पानी लगेगा, उतना उनके यूजेस के लिए पानी लगेगा, इसलिए हमें पानी की कमतरता होती है। फिर है सेकेंड चीज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो अच्छा फ्रेश वाटर है वो यूज हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, और यही पानी जब गंदा हो जाएगा, यूज होने के बाद जो पानी बचता है गंदा, वो लोग रिलीज कर देते हैं अच्छे वाटर में। तो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए जो पीने का भी पानी होगा उसमें अगर ये पानी ऐड हो गया गंदा, तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, वाटर स्कार्सिटी। फिर तीसरी चीज है फार्मिंग, जहाँ फार्मर्स पानी यूज करेंगे, लेकिन क्या होता है वहाँ पे कभी कभी मिसयूज हो जाता है वाटर का, ज़्यादा पानी यूज हो जाता है। तो अगर हम वहाँ पे इरिगेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे या फिर स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज करेंगे, तो जो पानी है वो हम कम यूज कर सकते हैं और ज़्यादा पौधों को दे पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर स्कार्सिटी हमें नहीं होगी। तो नेक्स्ट थिंग आएंगी वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल क्या है वो देखना है। साइकिल मतलब ही समझता है, ओशन से जाएगा एयर में, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर पे लैंड पे आएगा, तो इसको बोलेंगे हम वाटर साइकिल। तो क्या है देखना है, ओशन का जो पानी है वो यहाँ पे मेन सोर्स है वाटर साइकिल का। ओशन के पानी की जो वेपर्स बनेंगी वो ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में और कंडेंस होंगी। कंडेंस मतलब कूल होंगी, कूल हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा क्लाउड्स में। फिर क्लाउड्स जो है उनसे रेन बनेगा, और जो बारिश होंगी वो हमें देगी फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ जमा होता है, क्या क्या फ्रेश वाटर के सोर्सेस है वो देखना है। पहला है रिवर, स्ट्रीम्स, और हम जो डिग करते हैं वेल्स, बोरवेल्स, वहाँ से भी हमको पीने के लिए फ्रेश वाटर मिलता है, और जो डैम्स और बर्न्स है वो भी। तो क्या प्रपोर्शन में ये फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है वो हमें देखना है। आपको मैं बुक से दिखा दूंगी। सो दिस इज, ये जो पूरा ब्लू आपको दिख रहा है वो है आपका सी एंड ओशन, मतलब ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा। आप अपने बुक में चेक कर लो। और जो रेड आपको दिख रहा होगा वो है ग्राउंड वाटर वगैरह, और जो स्मॉल एकदम ग्रीन आपको दिखेंगी लाइन वो है अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर की। तो आप देख सकते हैं सबसे कम अमाउंट में हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, इसलिए हमको पानी की स्कार्सिटी नहीं होने देना है, पानी सेव करना है, वाटर पोल्यूशन नहीं होने देना है। अभी नेक्स्ट लेयर हमारा रहेगा लैंड। नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट वाला है वो है लैंड। तो लैंड मतलब भी लिथोस्फीयर। तो ये किस चीज़ों से बनता है, ये बनेगा सॉइल और रॉक से। तो हम देखेंगे सॉइल और रॉक किस तरह से लैंड पे अरेंज हुए हैं। तो फर्स्ट हमें देखना है, फर्स्ट लेयर है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो रहेगा ह्यूमस, और वो रहेगा पहले लेयर पे। उसके बाद सॉइल, ऐसी सॉइल जहाँ पे स्टोन और इंसेक्ट्स रहेंगे। आपको भी ऐसे लिख लेना है, ये थ्योरी में दिया है, इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे निकाला है।
तो ये सॉइल में रहेंगे स्टोन और इंसेक्ट्स। फिर जो नेक्स्ट सॉइल है वहाँ पे रहेंगे बेड रॉक और सॉइल, इसको बोलते हैं इमेच्योर सॉइल। फिर जो चौथा लेयर है वो लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स। यहाँ पे बेड रॉक्स ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे और सॉइल धीरे धीरे कम अमाउंट में रहेंगी। और आखिरी लेयर रहेगा सिर्फ बेड रॉक्स का। तो ये हो गए लेयर्स ऑफ लैंड। इसमें से दो चीज़ों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, जैसे ह्यूमस और बेड रॉक। तो बोर्ड पे देखेंगे ह्यूमस। तो मैंने जैसे बताया डिकम्पोजिशन जब होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स का, तब जाके ह्यूमस बनता है। कोई भी अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल में 33 से 50% ह्यूमस रहना चाहिए। तो ह्यूमस का फंक्शन क्या है, ये हमें हेल्प करेगा जो सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से होने चाहिए, वो हमें ह्यूमस देगा। एयरेटिंग मतलब सॉइल में हवा जानी चाहिए ताकि उसमें अलग अलग गैसेस मिक्स हो पाए, वो भी काम ह्यूमस का होता है। और सॉइल को होल्ड करके रखना ताकि सॉइल इरोड ना हो जाए, वो भी काम करता है ह्यूमस। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई बेड रॉक, वो भी हमको देखना है बेड रॉक के क्या फंक्शंस हैं। सॉइल का कलर, टेक्सचर और सॉइल में कौन से मिनरल्स रहेंगे वो उस एरिया का बेड रॉक डिसाइड करता है। इसलिए हर एरिया की, हर रीजन की सॉइल अलग अलग कलर, टेक्सचर और मिनरल्स से बनी होती है। फिर देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसको हम बोलेंगे वेदरिंग। तो ये प्रोसेस कैसी है, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर थिक सॉइल बनने के लिए। तो कैसे होती है, अगर एक रॉक है तो उस पर बहुत हीट या बहुत कोल्ड लगी अगर उसको, या फिर पानी के जो लहरें होती है ओशंस की, वो आके उसको अगर टकरा जाती हैं तो वहाँ पे वो जो रॉक रहेगा उसको क्रैक्स आएंगी और धीरे धीरे वो जो रॉक है वो ब्रेक होता जाएगा फाइन फाइन पीसेस में, और धीरे धीरे करके एकदम स्लोली, इसी को बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस, सॉइल बन जाएंगी। तो ये जो बनी हुई सॉइल है, अब आपने देखा इतने साल लग जाते हैं इतना कम लेयर बनने के लिए, लेकिन अगर विंड आई बहुत सारी या फिर फ्लड्स या स्टॉर्म्स आए तो ये जो इतना सा लेयर है ये इरोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए। फ्लड, स्टॉर्म्स, माइनिंग, इनके वजह से सॉइल इरोजन होता है। अगर हमें इसे डिक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन कवर ऑन लैंड को हमें इंक्रीज करना है। ग्रीन कवर मतलब झाड़, बुशेस, ये सब हमको ग्रो करने हैं लैंड पे, जितने ज़्यादा हो सके उतना, ताकि वो सॉइल को पकड़ के रख सके, उनके रूट्स सॉइल को पकड़ के रख सके और सॉइल इरोजन ना हो। फिर आपके लेसन का आखिरी पार्ट है फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब डेड प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, वो दब जाते हैं सॉइल के अंदर और उसके बाद उनका कन्वर्सेशन हो जाता है फ्यूल में, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, इन चीज़ों में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ये चीज़ हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड।